चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की। औरत जात की तौहीन होगी उस लड़की को लड़की कहना। रैम्बो उसको पीछे से जफ्फियां डाल के खड़ा है और वो बड़े मजे से एंजॉय कर रही है। मस्खरा यासर शामी नामी बंदे ने एक नई गेम शुरू की। मेरे मुल्क का खाना है, मेरे मुल्क की आवाम से आपने पजीराई लेनी है, मेरे ही मुल्क को बदनाम करना है। इंडियन मीडिया मेरे मुल्क के खिलाफ भौंका। हमारी माँ बहन बेटी भी आज के बाद महफूज नहीं है। इन दोनों की मिली भगत थी। ये दोनों चूंकि चोर डाकुओं में से थे, लुटेरे थे, इनकी लड़ाई हो गई। ये लड़की रैम्बो और ये यासर शामी और इकरारुल हसन जैसे लोग, इनको उन माँ बाप की आंखें ले डूबेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान आयशा टिकटॉकर के साथ एक वाक़या पेश आया। पूरे पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की। अब इस वाक़े में दिलचस्प मोड़ आ चुके हैं। इस केस में खिचड़ी पक चुकी है। आयशा रैम्बो पे इल्ज़ामात लगा रही है कि वो मुझसे जिनसी तल्लुकात रख के मुझे ब्लैकमेल करता था, और रैम्बो का कहना यह है कि जो मुलज़म नामज़द किए थे आयशा ने, उनको छोड़ने के लिए इसने 5-5 लाख रुपए की डिमांड की थी। पूरा पाकिस्तान उस वाक़े की मज़म्मत कर रहा था। इतने में एक शख्स ने उन 4 लोगों के ख़िलाफ़ केस दायर किया जिसमें आयशा टिकटॉकर, रैम्बो, इकरारुल हसन और यासर शामी का नाम था। ये केस अहमद जट साहब ने किया था। ये हाई कोर्ट के वकील हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके मौक़िफ़ की अब तायीद हुई है। जो चीज़ें इन्होंने तब हाईलाइट्स की थी वो अब जाके केस में सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर। अच्छा, बेसिकली ये मामला किसी को, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको बताने की ज़रूरत हो कि ये मामला हुआ क्या था। पूरे पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने ये मामला देखा था। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। मैं जब ये वाक़या हुआ, मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। मर्द होने पे शर्मिंदगी हुई। हमें महसूस हुआ कि पता नहीं यार हम किस तरह के लोग हैं, हमें कोई ख्याल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी माँ बहन बेटी भी आज के बाद महफूज नहीं है, कहीं पे भी महफूज नहीं है। कुछ ही पल गुजरे होंगे या कुछ घंटे गुजरे होंगे जो है कि वो एक तस्वीर का दूसरा रुख सामने आ गया और एक मस्खरा जो माजरत से, क्योंकि वो भी रिपोर्टर है, तो यासर शामी नामी बंदे ने जो है वो ये अपनी तरफ से तो उसने एक नई गेम शुरू की, लेकिन उसने हमारी आंखें खोल दी। किस एंगल से आपको ये गेम लगती है? बिल्कुल, जब एक मजलूम औरत जो कह अपने आप को मजलूम रही है और पूरे मेकअप के साथ आधी रात को किसी अजनबी के घर बैठकर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाएगी और पूरी तैयारी के साथ पूरे वो डायलॉग्स, पूरी वो लिरिक्स जो उसको यासर शामी दे रहा है, क्योंकि यासर शामी सोशल मीडिया के ऊपर एक मशहूर मस्खरा है और नेगेटिव पॉजिटिव उसकी हर तरह की चीज़ हम पहले भी देख रहे थे। लेकिन उस दिन जो है ना, वो यासर शामी ने पहले तो हमें वाजे कर दिया कि ये सारा एक प्लांटेड ड्रामा था। और इकरारुल हसन चूँकि उसका एक वर्कर बैठा था, जो उस वक्त तो उसको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि रैम्बो मेरा चूँकि सरेआम टीम का वर्कर है, और मैंने अब सुना है कि उसने डिसोन भी कर दिया उसको। इन लोगों ने मिल के फ़ौरी तौर पर यह प्लान किया कि यार ये रात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कल दिन में तो शायद हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी। आज की रात में मिल के अपनी रेटिंग बनाते हैं। भाड़ में जाए ये मुल्क, भाड़ में जाए इस मुल्क की मर्द कम्युनिटी, ये भाड़ में जाए इस मुल्क की जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं कि ये एक इस्लामी मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के बारे में इसको तबाह करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के पहले भी बहुत सारे लोग आए और दफ़ा हो गए, मर मिट गए, कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने वो एक प्लान किया और वो जो आधी रात को अपने घर बुला के अपनी स्टोरी दे के, अपनी लाइंस दे के इसने जो काम करवाया, वो फौरी तौर पर उसने ना सिर्फ वो लड़की जो गिरगिट है, जो उसको लड़की भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे माशरे में लड़की की तौहीन होगी, औरत ज़ात की तौहीन होगी उस लड़की को लड़की कहना। उस लड़की को बड़े तरीके से वो रुलाने की एक्टिंग करके, उसके सर पे हाथ रख के, और इस मुल्क के तमाम लड़कियों के और बच्चियों के वालदैन को शर्मिंदा करने का ये जो इन लोगों ने प्लान किया, इकरारुल हसन और यासर शामी। तो मेरा बेसिकली उस वक्त जो मुकदमा था उसमें मैंने सरगना रखा था यासर शामी को, चूँकि वो बंदा था जिसने ये सारा मामला जो है ना वो प्लांट किया। वीडियोस हमने देखी हैं, आयशा के साथ हुआ तो गलत है क्योंकि इसको कंडेम करना चाहिए। तो फिर आपके केस का मेन मौक़िफ़ क्या था? मैंने ज़ाती तौर पर, आप जैसे दोस्तों औरों ने भी जब मेरा मौक़िफ़ लिया तो मैंने तब भी कंडेम किया कि वो 4 हों, वो 400 हों या 4000 हों, उन दरिंदों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। चूँकि ये जो मुकदमा था उसकी दफ़ात में एक दफ़ा ऐसी भी थी जिसकी सज़ा
मौत या उम्र कैद है। तो मैंने खुद भी रिक्वेस्ट की थी अथॉरिटीज़ से कि इस मामले को उम्र कैद की तरफ भी ना जाने दिया जाए, इस मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को होनी चाहिए जिन लोगों ने ये काम किया, चूँकि मैं एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि मेरे सामने अगर वो लड़की खुद को पेश भी कर रही है, जो कर रही थी, जो वो आपने देखा होगा फ्लाइंग किसेस वाला सीन, और वो जिस तरह से रैम्बो उसको पीछे से जफ्फियाँ डाल के खड़ा है और वो बड़े मज़े से इंजॉय कर रही है, तो वो पेश कर रही थी। अच्छा, जो आपने मौक़िफ़ अपने केस में अपनाया था वही चीज़ें अब सामने आ रही हैं जब इन्वेस्टिगेट किया गया सारा वाक़या। आपको कैसे पता चल गया था, कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जिनसे आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा हो गया है? बेतहाशा फैक्ट्स थे जिन्होंने साबित किया। पहली बात तो ये कि यासर शामी जो मस्खरा ही कहें उसको, उसने ये प्लांट किया जब इंटरव्यू, उसने पहला इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए जो झूठ बोला कि मैं इस लड़की के घर आया हूँ, और इकरारुल हसन ने भी साथ दिया, वो साबित हो गया। चूँकि हम लोग जानते थे, कई दोस्तों ने तस्वीरें शेयर की हुई थी उसके घर की, पहले भी उसके मामला थे, तो वाज़ेह हो गया कि पहला झूठ है, इसका मतलब है कि आगे और झूठ आएंगे। उसके बाद जब उन्होंने, जो लड़की ने वो एक स्केच बनाया, मैं बड़ी परेशान थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि सारी दुनिया मेरे पास आ गई है, और बड़ा एक माहौल बना के उस लड़की ने जो सारा, वो साफ बता रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की जो है वो ये सारा प्लान किया था उसने, यकीनी तौर पर उसने ये प्लान नहीं किया था कि मैं ये काम करूँगी, जफ्फियाँ शफ्फियाँ डालूंगी, लोगों को फ्लाइंग किसेस दूंगी, फेमस हो जाऊंगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि लोग जो हैं वो फिर रुकेंगे नहीं। लोग वो जब उनको आप एक फ्लाइंग किस देंगी तो वो लोग जो हैं वो जंगला फलांग के असल वाली किस लेने आ जाएंगे या कुछ और करेंगे। ये उसने नहीं सोचा था। मैं इस चीज़ में उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि उसने ये नहीं सोचा था। लेकिन उसका वहाँ पे जाना, उसका ये सारा प्लान करना, वो सारा समझ आ रहा था, जिसे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये गलत है। उसके बाद जो ये सारा जज करने के बाद जो इस मामले को प्रोसीड करने की वजह थी, वो तकलीफ़ थी एज ए पाकिस्तानी, इस पाकिस्तान का शहरी, इस पाकिस्तान का नमक खार होने की वजह से वो एक तकलीफ़ थी जो अंदर थी कि मेरे मुल्क का खाना है, मेरे मुल्क की आवाम से आपने पजीराई लेनी है, मेरे ही मुल्क को बदनाम करना है। जिसने मेरे मुल्क को बदनाम करने के लिए इस तरह का घटिया ये स्टंट किया, ये शो किया, चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए, जो इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जाके जो है ना, वो एक एज ए पाकिस्तानी मेरा ईमान है कि मैं इस मुल्क का नमक खाता हूँ, तो मेरी जान जवानी सब कुछ इस मुल्क के लिए है, और मेरे जैसे हज़ारों कुर्बान भी हो जाएं, इस मुल्क की जो है वो साख मुतासर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसके इंटरव्यूज़ हुए हैं आयशा के, उसने कहा रैम्बो मेरे भाइयों जैसा है, सारे बयानात आते रहे हैं, वो भी कहता रहा कि मेरी बहनों जैसी है, हमारा रिलेशन ये है। बाद में जाके कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक्स हुई हैं, मंजरें आम पर आई हैं। अब इन्वेस्टिगेट करने के बाद आयशा कह रही है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता था, जिनसी तल्लुकात थे हमारे साथ, वो मुझसे पैसे मांगता था, 10 लाख तक खा चुका है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और खुद ही फंसी जा रहे हैं इसमें। देखें, आपने ये जो 2-4 दिन के अंदर वाक़यात हुए, पहले तो ये कि वो मेरी जितनी चार्जशीट थी इन लोगों के ख़िलाफ़, वो इन्होंने खुद ही साबित कर दिया। और चूँकि ये मुकदमा ज़ाती तौर पे मैं भी चाहता था कि सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे मीडिया के ऊपर ज़्यादा वायरल हो, चूँकि मेरे मुल्क की बदनामी और मेरे मुल्क को जो नुकसान हुआ वो भी मीडिया के थ्रू हुआ, वो सोशल मीडिया की कैंपेन के थ्रू इंडियन मीडिया मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ भौंका। तो ये जो अभी 2-4 दिनों के अंदर वो एक्सपोज हुए हैं, उसमें जो वो लड़की ज़ाती, अब तो वो लड़की ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जो इल्ज़ाम लगा दिया रैम्बो के ऊपर, जो हम कह रहे हैं कि अभी भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये दोनों पार्टनर हैं, इन दोनों की मिली भगत थी, लेकिन ये दोनों चूँकि चोर डाकुओं में से थे, लुटेरे थे, इनकी लड़ाई हो गई। लड़ाई कहाँ पे हुई है? अब जब डील करने का टाइम आया, पहले तो 98 बेगुनाहों का ये लड़की हिसाब नहीं दे सकती, जो इसकी वजह से 10-15 दिन जेल के अंदर रहे। काफ़ी बूढ़े शख्स भी उठाए गए हैं, और ऐसे मतलब आप उनकी उनके माँ बाप को अगर देखते जाके अदालतों के सामने, वो चीख पुकार रहे थे और आहें भर रहे थे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़की, रैम्बो और ये यासर शामी और इकरारुल हसन जैसे लोग, इनको उन माँ बाप की आहें ले डूबेंगी। रैम्बो को इल्ज़ाम लगा के रैम्बो पकड़ा गया जी, रैम्बो को पुलिस ने फ़ौरन उठा लिया। अब जो रैम्बो ने बाद में ऑडियो लीक की है, क्या उसके बाद आयशा अकरम को गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए? ये बाहर फिर रही है। असल बंदी तो ये थी जो जाती थी, ये गिरगट जो लड़की है, ये जाती थी और लोगों के साथ नाजेबा किस्म की चीज़ें बनाती थी, और उन चीज़ों को लेकर ये 2, 4, 5, 10 का जो ग्रोह था,
ये जो एक टिकटॉक की लानत हमारे ऊपर पड़ी है, मैं कभी भी इसके ख़िलाफ़ इस तरह नहीं था, लेकिन अब ये जो नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि ये इसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसका जो वो एक पूरा सरगना था जो या ग्रोह जो बना हुआ था, उसका जो कोई सरगना था वो तो यही लड़की थी, क्योंकि प्लान तो यही करती थी, ये लोगों को टारगेट करती थी, उनके साथ तस्वीरें और वीडियोस बनाती थी। उसके बाद रैम्बो जैसे लोग जाके उनको ब्लैकमेल करते थे, बाद में ला के ये लोग पैसे बांटते थे। जब पैसे बांटने के ऊपर कोई इशू हुआ तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू होगी। आप नहीं समझते जब हमारी आवाम नौजवान जब वल्गर ड्रेस में लड़कियों को वहाँ पे नाचता हुआ डांस करता हुआ देखते हैं, उनके माइंड में वही चीज़ें होती हैं, वो उनको गंदी नज़र से देखते हैं। जब वही चीज़ें उनके रियलिटी में सामने आती हैं तो फिर वो उनको टच किए बगैर कैसे रह सकते हैं? एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, उसमें हाल ही ये है उनके पास कि देखो और झपट पड़ो, क्योंकि उसके पास फ्रस्ट्रेशन है। हम लोग ग्रूमिंग नहीं कर रहे। अब जो ज़रूरी काम है टिकटॉक को बैन करने या इस तरह की चीज़ों को बैन करने से भी, क्योंकि ये आपने देखा पहले यूट्यूब बैन हुई, फलां चीज़ बैन हुई, आपके मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं है। अगर आप जो है आपकी पीटीए जो है वो टिकटॉक को बैन कर सकती है तो वो उस वीपीएन या इस तरह की ऐप्स को क्यों नहीं ब्लॉक कर सकती है, लेकिन नहीं करना, क्योंकि ये लोग खुद भी वही चला रहे होते हैं जो बैन कर रही होती है ना पीटीए, इनके अपने मुलाजमीन खोल के बैठे होते हैं, इन्हीं से तो लोगों को मिलती हैं टिप्स। तो आपके लिए जो ज़रूरी है ना, वो हमारे मुआशरे के अंदर वालिदैन की जिम्मेदारी है। सिर्फ वो इतना करें कि वो, मैं आयशा अकरम की बूढ़ी माँ को देख रहा था ना, तो वो बेचारी उसकी सफाइयाँ दे रही थी, बेबसी में सफाइयाँ दे रही थी। क्या करती उसके बहन भाई या उसकी फैमिली, बेबसी में लोगों को सफाइयाँ दे रहा था, लेकिन उनको पता है कि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारी बेटी जो है वो वल्गर ड्रेसिंग में वो रैम्बो के साथ कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है। वो अकेले रैम्बो के साथ नहीं थी, उसकी और भी कई लोगों के साथ नाज़ेबा वीडियोज़ आई हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि सोशल मीडिया में होता ही है कि जब वो ट्रेंड में आएगी चीज़ तो निकल आएंगी अब और भी। वो लड़की यही काम कर रही थी, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे कमा रही थी। एक नर्स होके जो उसने अपना स्टेटस रखा हुआ था, हैवी किस्म का उसका माहौल था, उसके पास हर तरह के अच्छे कपड़े थे, वो ऐसे ही आ रहे थे। तो जो माँ बाप के लिए या जो हमारे सोसाइटी में लोगों के लिए जो पैगाम है ना, वो ये है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द अपने घरों में नज़र रखें। बस सिर्फ इतना देखें कि मेरे बच्चे के पास अगर ये चीज़ आई है और मेरे वसाइल नहीं है तो वो कहाँ से लाया। आपको समझ आ जाएगी किसका मतलब है, किसी गलत एक्टिविटी में मशगूल है, वो किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है ऐसी जो उसको गलत कमाई मिल रही है। अपने घरों पे नज़र रखें, क्योंकि टिकटॉक को बैन करने के बाद भी हम ये नहीं समझ सकते कि हमें बेहयाई देखने को नहीं मिलेगी। तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।